हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। टीजीटी की इस ट्रू रिवीजन सीरीज में आज हम लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और इस उम्मीद के साथ इनको हमने चूज किया है कि ये आपको आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इट सेज कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करिए। क्या है सेंटेंस? द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। किसी ट्रेजिक हीरो के भाग्य में जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, पेरिपीटिया कहा जाता है इसको। ठीक है, ये सारे टर्म जो आप वो सुनेंगे ट्रेजिडी से रिलेटेड, ये सारे आपके एरिस्टोटल ने दिए हैं, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो पेरिपीटिया है। कथारसिस को अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको समझ लीजिए कि जब कोई ट्रेजिडी, कोई ड्रामा पब्लिक के सामने पेश किया जाए और पब्लिक उसको देख करके अपने इमोशंस, अपने आंसुओं के जरिए बाहर कर दे, उसको अपन कथारसिस कहते हैं। ठीक है, ये दो टर्म आपको ट्रेजिडी से रिलेटेड ध्यान रखने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के बारे में ये दो लाइन्स किसने कोट करी हैं? द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर्स होल्ड द सेकेंड प्लेस। यानी पहले नंबर पे प्लॉट पे रखा है और दूसरे नंबर पे किसको रखा है? आपके कैरेक्टर्स को। तो ये बात किसने कही है? एरिस्टोटल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड इट सेज हु डिफाइन ट्रेजिडी। ट्रेजिडी को किसने डिफाइन किया है? हु डिफाइन ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग मैनर। ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ठीक है, पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आप देखेंगे कि एरिस्टोटल जो आपको एक नाम बताया गया है ना, अक्सर जो ट्रेजिडीज आपको क्वेश्चन मिलेंगे रिलेटेड टू दियर टर्म्स, वो हमारे एरिस्टोटल ने ही दी हैं। ठीक है, तो जो ये डेफिनेशन है ये भी एरिस्टोटल ने ही दी है। नेक्स्ट देखिएगा। मोर मोरलिटी प्लेज वर रिटेन। कब लिखे गए मोरलिटी प्लेज? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में मोरलिटी प्लेज को लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द ओरिजिनेटर एंड द नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। ये पहला ही ऑप्शन है इसका, ए नंबर। जैक्स डेरिडा ने डीकंस्ट्रक्शन टर्म को दिया था, इसका नाम भी उन्हीं ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस। चलिए, द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टू आर्ट्स इट्स अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड। किसी लिटरेरी वर्क को जो कि बड़ा अच्छा माना जाता हो, उसी की एक नकल लिखी जाए, उस नकल में उसकी जो वैल्यूज थी उसको गिरा करके दिखाया जाए, है ना, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाई थी उनको जो है बहुत तो कम करके दिखाया जाए, तो उसको हम पैरोडी कहते हैं। किसी की हमने पैरोडी करी है, ठीक है, नकल की है घटिया तरीके से, ऐसा कहिए। नेक्स्ट देखिएगा। व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर इंडिकेट। कर्टन रेजर जो शब्द है वो क्या इंडिकेट करता है? वन हु रेज कर्टन्स, क्या उसको कहेंगे जो पर्दा उठाता है ड्रामा से पहले? अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर। ये दोनों आंसर नहीं, जो इसका आंसर है वो डी है। शॉर्ट प्ले होता है बिफोर द मेन प्ले, इसको अपन कर्टन रेजर कहते हैं। ठीक है, ए शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले इज कॉल्ड अ कर्टन रेजर। नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन अवांत गार्डे। अवांत गार्डे का मतलब क्या है? तो अवांत गार्डे, इसका ये आप ध्यान रखिए कि ये नई चीज़ों से रिलेटेड है। न्यू, अनइंटेंशनल एटीट्यूड, रेडिक्यूल एटीट्यूड, ट्रेजिक कंक्लूजन नहीं। न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, ये इसका आंसर होगा। नई राइटिंग हो जिसमें कुछ नया हमें देखने को पढ़ने को मिले, उसको अपन अवांत गार्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है? तो सीधा से इसका जवाब है ए। और वो क्या है? टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। वो तकनीक जो हमारे अंदरूनी विचारों को और भावनाओं को डिपिक्ट करे, दिखाए। ठीक है, वो हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाती है। इसमें आपका जो सबसे बड़ा नाम है वो किसका है? वर्जीनिया वुल्फ का है, आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे, बहुत ही आसान है, पीजीटी 2004-5 पूछा गया। वर्स लिब्रे मतलब फ्री वर्स या ओपन वर्स। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। सिजोरा इन अ लाइन। सिजोरा क्या होता है? देखिए, तो 3 बार पूछा गया है, पीजीटी में 2 बार और टीजीटी में 1 बार।
सिजोरा बड़ा अच्छा मतलब है। सिजेओरा, इसको हम पॉज कहते हैं, लाइंस के बीच में पॉज आ जाए इसको डबल लाइन से दिखा भी सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिजोरा कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या है? क्या बंदूक वाला लाइसेंस है? नहीं, तो ये जो लाइसेंस है, ये आंसर देख लीजिए, लिबर्टीज विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। पोइट्री लिखने में आपको आज़ादी दी जाए कि आपको अपनी तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, और जो चाहे मन चाहे आप फैक्ट्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट। एक अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट जो चला आ रहा है, अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। वेकिंग माइंड, दिमाग में चलने वाली अवेयरनेस और एक अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, उसको आप क्या कहिएगा? उसको आप कहिएगा द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस। अपन बात कर चुके हैं इसकी। कैथारसिस क्या होता है? जब वो पब्लिक जो है अपनी भावनाओं को आंसुओं के जरिए क्या कहें, बाहर निकाल दे। तो परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, जब हीरो की दयनीय स्थिति को देखें, उससे रिलेटेड लोगों की दयनीय स्थिति को देखें, तो जो उनके इमोशंस हैं ऑफ पिटी, दया के और भय के, वो आंसुओं के जरिए उसको निकाल दें या उसको व्यक्त करें, तो उसको आप कैथारसिस कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, द टर्म डिस्टोपिया मीन्स। डिस्टोपिया सुन के आपको कुछ ध्यान आ रहा है? यूटोपिया एक वर्ड आपने सुना होगा, है ना, एक वर्क है ये, कि एक ऐसा स्वर्ग, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्टोपिया उसका उल्टा है। ये प्लीजेंट इमेजरी वर्ड होता है यूटोपिया, तो डिस्टोपिया क्या होगा? अनप्लीजेंट रियल वर्ड। अनप्लीजेंट रियल वर्ड, एक बार इसका आंसर देखेंगे अपन। अच्छा, इमेजरी वर्ड है, सॉरी। तो जो यूटोपिया होगा ना आपका, इमेजरी वर्ड, ये अपन रियल में आ गए थे, तो ये तो यूटोपिया हो गया आपका। ठीक है, इमेजरी ये भी है लेकिन प्लीजेंट, और जो अनप्लीजेंट इमेजरी वर्ड है वो हमारा डिस्टोपिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल। प्रोलेटेरियन नॉवेल की थीम क्या होती है? प्रोलेटेरियन जहाँ भी आपको वर्ड मिल जाए तो आप ये समझिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्किंग क्लास की। वर्किंग क्लास, लेबर क्लास कह सकते हैं आप, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वर्किंग क्लास होगा। ठीक है, प्रोलेटेरियन मतलब वर्किंग क्लास या आपका लेबर क्लास। नेक्स्ट देखिएगा, अ करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। एक ऐसा करेक्टर जो लगभग अनचेंज रहता है थ्रू आउट, उसको हम फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, राउंड कैरेक्टर क्या होता है? जिसको समझना, जिसका जिसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो, वो राउंड कैरेक्टर होगा। और ड्रामेटिक कैरेक्टर और कैरिकेचर कैरेक्टर क्या होते हैं, ये आपको हमें कमेंट में बता दीजिए। ये जो दोनों हैं एक दूसरे के क्या हैं, ये ऑपोजिट हैं। फ्लैट कैरेक्टर नो चेंजमेंट, आप उसको, उसकी बातों को, उसके कामों को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये आगे ये करेगा, लेकिन जो राउंड कैरेक्टर है उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन काम नहीं आती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा क्या है? क्लोसेट ड्रामा एक ऐसा ड्रामा कि जो परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ वो पढ़ने के लिए लिखा जाए। तो ड्रामा टू बी रेड। ठीक है, ना तो परफॉर्म करने के लिए ना एक्ट करने के लिए, कुछ नहीं, इंडोर में आउटडोर में कहीं नहीं, सिर्फ इससे, जैसे आपका मिल्टन का वर्क है सैमसन एगनिस्टिस, वो क्या है आपका, क्लोसेट ड्रामा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, 19, अच्छा, द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ मटीरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर इज। एक ऐसा व्यक्ति, पर्सन ऑफ मटीरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर, जो संस्कृति से तो कोई मतलब ना रखता हो लेकिन संसार की चीज़ों से बहुत मतलब रखता हो, ये फिलिस्टीन कहलाता है। ठीक है, तो डिक्शनरी वाले हैं कुछ भी मतलब दे सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी भी उन्हीं ने बनाई है जो चाहते थे कि अपने हिसाब से अंग्रेजी भाषा को चलाएं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की भी बड़ा गजब इतिहास है, आप पढ़िएगा तो। एक समय था, अच्छा, कि हम देखिए जानते हैं अपन कि अंग्रेजी जो है वो अंग्रेज़ों से हमें मिली है। अंग्रेज़ कौन थे? ईसाई थे मोस्टली। जब इंग्लिश अपने चरम पर आ रही थी तो उसी तरह से आपके जो क्रिश्चियनिटी है वो भी जो है बढ़ती जा रही थी। ये सारे लोग, खैर ये लंबी बात हो जाएगी, कि जो आपके इंग्लैंड के लोग थे या जिस टाइम यूके कहलाता है, ये सारे पैगन्स थे। ठीक है, बाद में क्रिश्चियंस ने आकर इन पर मेहनत करी, इनको जो है
क्रिश्चियन बनाया तो साथ में इंग्लिश भी बढ़ती रही। एक टाइम था, ये बात आपको इतनी इसलिए बताई कि एक टाइम था कि इंग्लिश को एक नापाक लैंग्वेज ज़बान माना जाता था, उसमें आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, और बाइबल को पढ़ने की बात तो दूर है कि आप बाइबल को इंग्लिश में पढ़ लें तो समझिए आपको लटका दिया जाएगा सीधा। बाइबल क्योंकि हिब्रू वगैरह में थी, तो बताने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ी उन्हीं की भाषा है कि जो अंग्रेज़ी को अपने हिसाब से ढाल करके एक नापाक ज़बान को पूरी दुनिया में फैला चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ऑटोबायोग्राफी, अच्छा ये आंसर ऊपर ही आ गया है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ये क्या भैया, सन क्यों दे दिया, ये नहीं होगा, तो जो आंसर है वो हमारा भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो कहने का मतलब ये था कि डिक्शनरी में इन्होंने जो चाहा, जिस शब्द को अपने मतलब से ही मतलब दे दिया, जिससे इनका मतलब सिद्ध होता, जिससे इनकी बात साबित होती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मिथ कम्स फ्रॉम माइथॉस सिग्निफाइंग। मिथ जो है वो आया है माइथॉस से। क्या इसका मतलब इमेजिनेशन है, क्या इसका मतलब चिल्ड्रन स्टोरीज है, या इसका मतलब वो आ स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड? यही हमारा आंसर है, एक ऐसी कहानी कि जो सच भी हो सकती है और नहीं भी। ठीक है, चलिए डिनोमा क्या है भाई, रिलेटेड टू, डिनोमा किससे रिलेटेड है? आप प्ले से, एक प्ले से डिनोमे रिलेटेड होता है। डिनोमे पढ़ेंगे उसको, एंटी को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एकलॉग क्या होता है? तो एन एकलॉग इज अ पेस्टोरल पोयम। ठीक है, पेस्टोरल पोयम होती है, जैसे पेस्टोरल एलेजी अलग टाइप की होती है, एकलॉग एक पेस्टोरल पोयम कहलाती है। पेस्टोरल एलेजी का एक एग्जांपल आप बताएंगे? बहुत फेमस एग्जांपल है, पेपर में पूछा भी गया था उसमें आपके 2021 वाले टीजीटी में। ध्यान करिए, लाइसिडस किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने। कब लिखा? 1637 में। पब्लिश कब हुई? 1638 में। वो आपकी पेस्टोरल इलेजी थी। चलिए देखिएगा। अ सडन एंड रेडिकलस डिसेंट फ्रॉम एक्साल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी। बहुत ऊंची से अचानक बिल्कुल नीचे गिर जाना, यानी आप वो हिमालय की चोटी में है और वहां से सीधे रुके आकर के किसी झुग्गी झोपड़ी में। हिमालय की चोटी से मतलब आपका बड़ा मान सम्मान था, और जब आपका समय खराब आया तो बिल्कुल आप अपमानित हो गए इतने कि आपको अब वो बुरे से बुरे लोग भी नहीं पूछ रहे हैं। तो वो हमारा बैथौस कहलाता है, इसको हम एंटी क्लाइमैक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लाइमैक्स मतलब टॉप पर, जेनिथ पर, एंटी क्लाइमैक्स मतलब बॉटम में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कैथारसिस ये फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किससे रिलेट करता है? तो कैथारसिस जो है वो रिलेट करता है हमारे ट्रेजिडी से। अपन ये बात कर ही चुके हैं पहले, 25 नंबर। ठीक है, तो जो कैथारसिस है वो आपका ट्रेजिडी से रिलेट करता है। अब हम यहाँ से आफ्टर 25 क्वेश्चन हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेंगे, अच्छे से देखिएगा। वेन द साउंड ऑफ अ वर्ड रिजेंबल्स द मीनिंग इट डिनोट्स। आसान है ये कि जब कोई आवाज़ जो है उसके मतलब से मेल खाए तो वो ओनोमाटोपोइया होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स, एसोनेंस कहलाता है कि जब वॉवल के साउंड को बार बार क्या किया जाए, रिपीट किया जाए। ठीक है, जैसे शी सेल्सो, शी, अरे सॉरी, देखिएगा एक बार लिखते हैं पहले उसको। शी, नहीं ये तो आपका उसका एग्जाम्पल हो जाएगा इलिट्रेशन का। जैसे शी सेल्स, सी शेल्स, ये आपका इलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। इसमें आपका ये जो एस है ना, ये रिपीट हो रहा है, मतलब क्या है कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। और जब वो कोई वॉवल साउंड रिपीट होगा ना तो फिर वहां पर एसोनेंस होता है। चलिए इसी बहाने एक और अपन को पता चल गया। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली? इम्प्लाइड सिमली का दूसरा नाम मेटाफर है। क्वेश्चन आसान भी है लेकिन बहुत बार आए हुए हैं, तो ये अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड? ये अपोस्ट्रोफी होता है। टू एब्सेंट और टू बी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो वहां पर मौजूद ना हो या मरे हुए को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, वो तो अपोस्ट्रोफी होता है। जैसे अब जूलियस सीजर की लाइन ध्यान करिए, ब्रूटस कहता है, ओ जूलियस सीजर दो आर्ट माइटी येट। अय जूलियस सीजर तुम अभी भी शक्तिशाली हो, यानी मरने के बाद भी। बहुत जबरदस्त लाइन है।
अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सप्रेस्ड। करें कि आप वो फिगर ऑफ स्पीच बताइए जिसमें रियल मीनिंग जो हो वो ऑपोजिट हो, विच इज एक्सप्रेस्ड बाई वर्ड्स अपेरेंटली, जिसे शब्दों से असल में एक्सप्रेस किया जा रहा है उससे अलग होना चाहिए। तो वो क्या होगा, हमारा आयरनी होगी। ठीक है, लिखा कुछ और होगा और मतलब कुछ और होगा, यानी जो कटाक्ष करते हैं ना, कि तारीफ कर दी लेकिन उससे आदमी सामने वाले की बेइज्जती भी होगी उसी तारीफ के साथ में, वो आयरनी होगी आपकी, कटाक्ष। What to figure of speech has been used in the following lines? All the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand. किसकी लाइन है ये बताइए? मैकबेथ की लाइन है। किसने बोली है? लेडी मैकबेथ ने बोली है डंकन के मर्डर के बाद। और इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? हाइपरबोल। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। Which of the following words is onomatopoeic? कौन सा शब्द ओनोमाटोपोइया से रिलेट करता है? कैरी, ले जाना, बियर, सहन करना, या जन्म देना, फियर, डरना। बग जो है ना, ये एक साउंड है एक तरह का, इसलिए ये ओनोमाटोपोइक कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए। द स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है, नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द रियल जनरल ड्रामा ऑफ पेन, कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड, ये भी एक ड्रामा से लिया गया भाई। इसको भी आप क्या बोलने को थे, कमेंट में बताइए कि किस ड्रामा से या किस प्ले से इसको लिया गया है। तो क्या है ये? देखिएगा, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो ये सीधा सा जा रहा है कहाँ पर? मेटाफर की तरफ, कि जो हैप्पीनेस है इज बट या इज लाइक एन ओकेजनल एपिसोड। ठीक है, लाइक और एज का यूज नहीं किया है लेकिन कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए ये मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफी? इनमें से किसमें एपोस्ट्रोफी है? क्या इसमें है पहले वाली, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, माई लव इज द रेड रेड रोज? नहीं है भाई, ये तो आपका लाइक नहीं है, तो ये तो मेटाफर है। ये पेट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम? तुम्हारे नाम पर क्या ही शोषण और अत्याचार किए जा रहे हैं। जबरदस्त लाइन है ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि इसमें एपोस्ट्रोफी है क्योंकि इसमें पेट्रियोटिज्म को मुखातिब किया गया है, यानी एड्रेस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। फॉलोइंग लाइन में फिगर ऑफ स्पीच को बताइए। द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, जो पेन है वो तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। मेटोनमी क्यों है? पेन का मतलब लेखक हो गया और सोर्ड का मतलब योद्धा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मेटोनमी होगा, जब एक वर्ड के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज कर दिया जाए। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल? मनुष्य कोई मूर्ख थोड़ा है भाई। तो ये क्या है? लाइटोटेस है। मतलब जब किसी सत्य बात को आप वो निगेटिव में बताएं, जैसे शी इज नॉट बैड, तो वो बुरी तो नहीं है, यानी वो अच्छी है, तो ये लाइटोटेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन टू इर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टू इर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय यानी मानव का क्या है? स्वभाव है। टू गिव फॉरगिव डिवाइन, और माफ करना ये भगवान का स्वभाव है। ठीक है, दो ऑपोजिट बातें लिखी गई हैं अगल बगल, एंटीथीसिस हो जाएगा। ऑक्सीमोरन एंटीथीसिस में अंतर बता पाएंगे? देखिएगा, जब दो शब्द आपके अगल बगल रख दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी जो है वो बिटर स्वीट है, यानी मीठी भी है कड़वी भी है, दोनों तरह की गोलियां खानी पड़ती हैं हमें। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीमोरन कहलाएगा। लेकिन जब दो अलग अलग कहिए कि बातें एक साथ रख दी जाएं, यानी दो अलग अलग, क्या कहते हैं इसको, दो अलग अलग फैक्ट या तथ्य रख दिए जाएं, ठीक है, तो वहां पर एंटीथीसिस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्ट फॉर द होल इज सिनेक्डोची है। जब एक पार्ट के लिए जैसे द क्राउन का आप यूज कर दें, द क्राउन का यूज कर दें किसके लिए? किंग के लिए। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इससे अब मेटोनमी से कंफ्यूजन हो रहा है जिसकी अपन ने बात करी अभी, लेकिन ये आंसर तो सही है इसका। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज सिनेक्डोट। चलिए, सिनेक्डोक। नेक्स्ट देखिएगा,
द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज। वॉवेल साउंड की राइमिंग हो, कॉन्सोनेंट साउंड की राइमिंग ना हो, तो उसको हम असोनेंस कहते हैं। ठीक है, असोनेंस किसको कहते हैं? वोवेल साउंड की राइमिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस। फॉलोइंग लाइंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? अलोन, अलोन, ऑल, एलोन, सब में ए रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। आपको लग सकता है कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको ये बात आयोग से कहना पड़ेगी जाके कि आप लोग इतना आसान क्यों पूछते हो भाई, कि फिर हमें उन्हीं को पढ़ना पड़ता है। ठीक होता है, कभी टफ भी पूछते हैं और आसान भी पूछते हैं, दोनों तरह से तैयारी रखनी है। अगर आप आसान को बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो खाली टफ से आप पास नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस में। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी क्या है? निर्जीव है। फॉरगेट भूल जाती है। तो जब किसी निर्जीव को सजीव को गुण दिया जाएगा तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, लव इज ब्लाइंड है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, किसके एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन के, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा आपका। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। और इसी तरह से डेथ लाइज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ निर्जीव है, उसको कहा है कि वो अपने आईसी हैंड्स, ठंडे हाथ राजाओं तक पहुंचा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री, मेटाफर। ठीक है, तो इसको कहिए कि फ्रेंडशिप इज लाइक द शेल्टरिंग ट्री। लाइक लगा दीजिए तो सिमिली, अगर लाइक नहीं लग रहा है और लाइक लगाने की संभावना बन रही है तो इसका मतलब है कि वो क्या है? मेटाफर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। ये आपका मिल्टन, ये है आपका लंदन 1802 से, तो 1802 से ये लाइन ली गई है। ये किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने। किसके बारे में लिखी है? जॉन मिल्टन के बारे में। ठीक है, उसी की ये लाइन है, तो उसमें अपोस्ट्रोफी है भैया। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ मिल्टन मौजूद तो नहीं है, मर चुके हैं वर्ड्सवर्थ से बहुत पहले। उनको पुकार के कह रहे हैं दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर, कि तुम्हें यार इस समय इंग्लैंड में होना चाहिए यहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए, ये मतलब है इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। वियरी वे मतलब थके हुए रास्ते पर जा रहा है। थका कौन है? रास्ता तो नहीं थका है। कौन थका है? प्लाउमैन, यानी किसान थका है। तो जब आप क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं गुणों को, सजीवों के गुणों को निर्जीवों की तरफ, तो वो ट्रांसफर एपिथेट कहलाता है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। ठीक है, ये लाइन कहाँ से? तो आपको अगर ध्यान आ रहा हो, थॉमस ग्रे की एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी, शुरुआत की ही लाइन है ये दोनों, तो इसमें ट्रांसफर एपिथेट होगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज। जहां पर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज, यहाँ ब्यूटी है मतलब निर्जीव है, उसकी लस्ट्रस आईज कही गई है, तो मतलब क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट, तो ये मेटाफर है आपका। जहां पर लाइक और एज लगाने की संभावना है, नहीं लगा है, तो मतलब मेटाफर है। ये एक आसान तरीका है आपके मेटाफर जानने का। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये लाइन कहाँ से ली गई है? मर्चेंट ऑफ वेनिस से। और अगर इसको अलग करिए तो ये पोयम कहलाती है मर्सी के नाम से, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। ये जो एज का वर्ड इन्होंने यूज कर दिया, इससे हम बता पा रहे हैं कि ये क्या है भाई? सिमिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। लाइक अ पेशेंट, ये भी भाई लाइक तो शुरू में ही दे दिया, अब ज़्यादा डिस्कस करने की बात ही नहीं, तो ये सिमिली हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, द फिगर ऑफ स्पीच, ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। वो बड़ा शौकीन है रेड टेप का, स्वागत का। मतलब ये देखिए रेड टेप, यहाँ पर दूसरा मतलब हो सकता है कि वो अपने स्वागत के उत्सवों और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो क्या किया गया है कि उनका नाम ना लेकर के रेड टेप सीधे कह दिया गया है। ठीक है,
ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। तो ये जो यहाँ पर इंटरचेंजमेंट है ये मेटोनमी कहलाता है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेलिटी से भी इसका मतलब लिया जाता है कई बार। द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी आर रूटेड सारो। प्लक फ्रॉम द मेमोरी आर रूटेड सारो, यानी आप अपनी मेमोरी से तोड़ लीजिए। मेमोरी से कैसे तोड़िएगा भाई? और रूटेड सारो, किसी मतलब निकाल फेंकिए जो उसने, दुख ने जो घर बना लिया है। गजब बात है, ये लंबी चौड़ी बात फेंक दी इन्होंने। तो जो फेंक देते हैं तो उसको अपन पकड़ के बता देते हैं कि ये हाइपरबोली यहाँ पर मत करिए आप। ठीक है भाई। चलिए ये हो गए आपके 25 किसके, फिगर ऑफ स्पीच की। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और सेशंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेंगी, जितने भी सेशन हम आपके टीजीटी पेपर तक लाने वाले हैं। ठीक है भाई। और क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और तैयारी में लगे रहिए नहा धो के। ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।